Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the poem The Solitary Reaper by William Wordsworth. सबसे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं. So solitary means a lonely or alone, a lone farmer. Farmer who is a lady, she was a reaper, she was reaping in the field. ये पोम क्या है? It is based on or it is inspired by one of the visits of William Wordsworth with his sister Dorothy Wordsworth in Scotland that he made in 1803. And this visit impacted him such a way that he was compelled or felt inclined towards writing or composing this poem. Normally it is considered as lyrical ballad. However, it is more a lyric than a ballad. In order to be a ballad, it should tell a story. However, it doesn't. ये एक फीलिंग्स है जो कि उसने फील की, जो इम्प्रेशन था उस लेडी का वर्ड्सवर्थ के माइंड पर, वो इम्प्रेशन को एक लिरिक की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. लिरिकल बैलेड वो नॉर्मली लोग इसको कह देते हैं, हालांकि इट इज नॉट ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री और जॉनर ऑफ पोएट्री. या तो लिरिक होता है या फिर बैलेड होता है. लिरिकल बैलेड इज नॉट सम काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट जॉनर और फॉर्म ऑफ पोएट्री और मीटर ऑफ कंपोजिंग पोएट्री. सो अगर क्वेश्चन आता है इसकी फॉर्म पर, तो इट इज मोर अ लिरिक. इट इज अ प्रॉपर लिरिक. अगर लिरिक कहोगे तो ज्यादा बेहतर होगा. इट इज अ प्रॉपर लिरिक. हाउएवर इट सीम्स टू बी टेलिंग ए स्टोरी, और इट डजंट टेल ए स्टोरी. अगर आप बात करते हो तो इट इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स दैट ही हैड, और इट इज अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द इंप्रेशन दैट ही हैड बाय दैट गर्ल, बाय दैट विजिट. वो इंप्रेशन बड़ा डीप था और इतना प्रोफाउंड था दैट ही कुड नॉट शन इट अवे, अवॉइड इट अवे. विजिट के बहुत बाद में पब्लिश की गई है. विजिट वाज डन इन 1803 एंड देन इट वाज पब्लिश्ड इन 1807 in the famous collection Poems in 2 volumes. It is one of the famous anthologies or collections of William Wordsworth's poetry. It is about a girl who is reaping and then singing also. The kind of song that she was singing could not be understood because it was in one of the languages of Scottish Gaelic region. William Wordsworth was not well versed in that particular language. What he could get was the melody. What he could understand or feel was the depth of the emotions with which she was singing. जो rhythm थी या फिर उसकी जो voice quality थी या जो एक emotions थे उस poem में, वो बड़े टचिंग थे. विलियम वर्ड्सवर्थ कुड नॉट हेल्प बट फेल्ट और फीलिंग दैट सॉन्ग, और इतना फील किया दैट व्हेन ही पास्ड दैट प्लेस ही केप्ट दैट इंप्रेशन अलोंग द वे. सो दिस इज व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. इट इज नॉट अ प्रॉपर बैलेड. बैलेड की फॉर्म में आप इसको आप सोचोगे तो यू एक्सपेक्ट ए स्टोरी. दूसरी बात, मीटर के फॉर्म में भी ये बैलेड नहीं है. जो बैलेड का मीटर होता है वो क्वार्टरिन में होता है, ABCB, लेकिन ये एक प्रॉपर बैलेट का मीजर भी फॉलो नहीं करता. जो अगर बैलेट के मीजर की बात करते हो, अगर बैलेट को कंटेंट के हिसाब से आप देखते हो तब भी बैलेट क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी इन वर्स. ये एक प्रॉपर स्टोरी की फॉर्म में भी नहीं. इट इज सिंपली अ लिरिक. अगर मीटर की बात करते हैं इसमें, तो इट इज रिटन इन 8 लाइन स्टैंजाज. 8 लाइन्स के 4 स्टैंजाज में है ये. 8 लाइन्स भी 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइड की जा सकती है, जिनकी राइमिंग स्कीम पहले की थोड़ी सी चेंज हो सकती है, हालांकि ये कॉमन होगी. A डज नॉट राइम विद हरसेल्फ, फील डज नॉट राइम विद हरसेल्फ, हालांकि बाकी स्टैंजाज में यही फॉलो करता है. और फिर CCDD, AB CCDD. दिस इज द राइमिंग स्कीम. मीटर की बात करते हो तो इट इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, और जो इसकी 4th लाइन है, 4th लाइन, हर स्टैंजा की 4th लाइन जो है वो आयम्बिक ट्राईमीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर. ये सिस्टम आप समझ लेना, बाद में इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना देंगे. सो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये 4th लाइन है, दिस इज द 4th लाइन ऑफ ऑल द स्टैंजाज. 4th लाइन ऑफ ऑल द स्टैंजाज इज इन आयम्बिक ट्राईमीटर एंड रेस्ट ऑफ द लाइन्स वो किसमें है? आयम्बिक टेट्रामीटर. बाकी सारी लाइन्स आयम्बिक टेट्रामीटर में है, और जो 4th लाइन है हर स्टैंजा की वो आयम्बिक ट्राईमीटर में. सो दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. कभी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. MCQs की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है?
एक तो टाइटल इट इज अबाउट अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड हु इज अ रीपर एंड देन हु इज सिंगिंग अ song was being sung in some Gaelic language, so Scottish Gaelic language is the answer. In what language she was singing? So supposedly she was singing in Scottish Gaelic dialect vernacular. It was published in 1807 in the collection Poems in 2 volumes. That is very famous collection. It was inspired by one of the visits of William Wordsworth along with his sister that he made in 1803. So these are some of the points from the examination point of view. अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. सबसे पहली बात, behold her, एक एपोस्ट्रोफ है यहाँ पर. जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? एपोस्ट्रोफ है. स्पीकर इज एड्रेसिंग सम अननोन और सम अनफैमिलियर रीडर. या रीडर सेंट्रिक है या फिर कोई और कैरेक्टर हो सकता है. जब कोई और नहीं होता तो क्या रीडर ही समझा जाता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी एड्रेस्ड टू रीडर. सो स्पीकर इज एड्रेसिंग रीडर. और जो डायरेक्ट एड्रेस है बिहोल्ड हर, इट मीन्स वो किसी रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना चाह रहा है कि भाई लुक एट दिस सीन, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, हाउ दिस लेडी इज सिंगिंग एंड शी इज एंजॉइंग हरसेल्फ इन द वर्क. She is not feeling burdensome. She is enjoying herself in the work she is doing. तो फर्स्ट लाइन में ही इसमें क्या है आपको? एपोस्ट्रोफ है. इसमें एक कॉमन फिगर स्पीच और आता है, एंजैम्पमेंट और रन ऑन लाइन. रन ऑन लाइन और एंजैम्पमेंट कब होता है? जब आप एक एक्सप्रेशन को एक लाइन में कंप्लीट ना कर सको एंड देन यू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन. Or if it does not end in the next line, you carry it forward in the next line and so on until you complete your task. जो भी आपकी बात है, एक्सप्रेशन है, जब तक खत्म ना हो जाए बिना रुके, मतलब these lines don't have caesuras or end stopped. एक तो end stopped होती है, ये लाइन जितनी भी जहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क है, सो वो सारी क्या है? एंड स्टॉप्ड है. ये एंड स्टॉप्ड है. यानी कोई भी पोएम की लाइन या तो एंड स्टॉप्ड होती है या फिर रन ऑन लाइन होती है, एंजैम्पमेंट होती है. ये आप कॉमनली हर किसी पोएम के लिए ये समझ सकते हो. या तो लाइन के एंड में अगर कोई पंक्चुएशन मार्क है, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी एंड स्टॉप्ड, या फुल स्टॉप है, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, या फिर क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, वॉट एवर पंक्चुएशन मार्क इज देयर, इफ इट इज so it is end stopped, means you can consider the line in itself. आप उस लाइन को वहां तक ही पढ़िए, समझिए और फिर आगे बढ़िए. अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो in order to better understand this poem or this line, you carry the sense up to the punctuation mark. जहां पर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क होगा वहां तक की एक लाइन है, 2 लाइन्स है, 3 लाइन्स है, उनको सबको एक साथ पढ़िए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. एक और भी तरीका होता है पोएम को पढ़ने का. अगर आप ये सोचते हो कि हर लाइन का इंडिविजुअल मीनिंग होता है, सो इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. आप पंक्चुएशन को फॉलो करिए, पंक्चुएशन मार्क को फॉलो करिए. अगर फुल स्टॉप है तो उस लाइन को आप इंडिविजुअल कंसिडर कर सकते हो. अगर वहां पे कॉमा है तब भी इंडिविजुअल कंसिडर कर सकते हो. बाकी कोई ऐसा पंक्चुएशन मार्क है तब भी उसको कर सकते हो. लेकिन इफ इट डज नॉट हैव एनी पंक्चुएशन मार्क, सो इट शुड बी कंटिन्यूड अंटिल देयर कम्स अ पंक्चुएशन मार्क. बिहोल्ड हर, शी इज दैट रीपर. सॉलिटरी मीन्स शी इज अलोन एट दैट टाइम. व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ सॉ हर, सो शी वाज अलोन, शी वाज रीपिंग बाय हरसेल्फ. अकेली थी वो एंड देन शी वाज enjoying herself, enjoying her company, her own company. एक मोनोटोनी उसके जेस्चर से और उसके काम करने के तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी. तो उसी चीज से इंस्पायर्ड होकर के वो कह रहा है, लुक एट दिस लेडी हाउ शी इज एंजॉइंग हरसेल्फ इन हर वर्क, शी इज नॉट फीलिंग मोनोटोनस. उसके माइंड में जरा सा भी नहीं आ रहा कि यार ये दिस वर्क इज बर्डनसम. सो लुक एट दिस लेडी, दिस हाईलैंड लेस. हाईलैंड इज अ पर्टिकुलर रीजन. Less refers to girl. So this girl or this lady seems to be belonging to this highland area. Reaping and singing by herself, stop here or gently pass. The way she is doing her work, sometimes she is stopping in order to do the work and then gently passes. Passing gently and then stopping at that time particularly, वो उसके काम करने के तरीकों को रिफ्लेक्ट करता है. और वो द ईज विद विच शी इज डूइंग हर वर्क,
और शायद वो उस मेलेडी को भी रिफ्लेक्ट करता है जो मेलेडी इसके सॉन्ग में है। मतलब शी इज नॉट सिंपली डूइंग हर वर्क रीपिंग, शी इज ऑल्सो लिविंग दैट सॉन्ग शी इज सिंगिंग। जो सॉन्ग गा रही है वो उसको शायद एंजॉय भी कर रही है। बीच बीच में रुकना, तो शायद रुकना वो जो है वो मेलेडी और वो रिदम के साथ है। तो देयर इज अ रिदम, देयर इज अ मेलेडी इन हर गेट, मैनर ऑफ वॉकिंग। जो मैनर ऑफ वॉकिंग और मैनर ऑफ वर्किंग दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। और जो सिंक किससे हुए हैं, वो सिंक्रोनाइज किससे हुए हैं, सॉन्ग से। उस सॉन्ग से वो पूरे सॉन्ग और उसका काम दोनों ट्यून हो चुके हैं। तो अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। Alone, she is alone means she is not supported by or helped by anybody else. It could be a melancholy strain. यहाँ पर ये प्योर कंजेक्चर है, गैस वर्क है कि एक melancholy strain हो सकता है। मतलब she is transported out of herself, सुध बुध खो करके वो गाना गा रही है। तो हो सकता है कुछ किसी न किसी तरह की उदासी को रिफ्लेक्ट करता हो, या फिर पास्ट को रिफ्लेक्ट करता हो, या फिर she is ruminating over certain moment of her life or the past life or her future prospects. So any means the song can be anything. The main thing is she is enjoying that song. So perhaps she is singing a melancholy strain. Strain means a melody, a song. वो song वो वहां पे गा रही। और listen for the wail profound is overflowing with the sound. अब यहाँ पे हम रुके नहीं, यहां पर हमने ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ये दोनों लाइंस एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर आप इस लाइन को लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, यहां तक सेंस कंप्लीट नहीं है। सो इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड यू हैव टू कीप इट अप टू द फुल स्टॉप दैट इज आफ्टर साउंड। द एंटायर वैली सीम्स टू बी ओवरफ्लोइंग विद दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। द echoing साउंड, हो सकता है कि वहां पे कोई ना हो और उस वैली में उसकी सॉन्ग की आवाज वो एको करती है। अब एको तो नहीं करेगी क्योंकि इतनी बड़ी जगह और एक सिंगल पर्सन अगर कितनी भी चीख करके गाएगा तो वो एको तो नहीं करेगी, लेकिन इट इज अबाउट द एग्जैजरेशन। तो पोएट के लिए वो काफी है, उसको वो echoing साउंड और ऐसा लग रहा है कि पूरा एटमोस्फियर जो है वो भी इंजॉय कर रहा है। हर वॉइस और द एको ऑफ हर वॉइस कुड बी हर्ड इन द एंटायर एरिया। और वो पूरा सब मतलब इट इज ओवरफ्लोइंग इन द एंटायर एरिया। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, दिस इज चैंट। आर्केक यूज इट, चॉन्ट मीन्स चैंट, sang. So no nightingale did ever sang more welcome notes to weary bands. Notes means songs or tunes to weary bands. Bands of, यहां पे भी enjambment, यहां पर भी enjambment है, यहां और यहां एंड यहां। इन सारी लाइंस में मतलब फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, इन सारी लाइंस में क्या है, एंजैममेंट, जो भी पिछले स्टैंजा में बात कर रहे थे। मतलब दिस लाइन कुड बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू बैंड्स एंड बैंड्स कुड बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू हॉन्ट। यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक आपको एक साथ पढ़नी है, तब जाके बेहतर समझ में आएगी। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt. This is how you have to study. और उसको एक सेंटेंस में आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। मतलब the song is being compared to the songs of the songbirds. Generally आप songbirds like cuckoo, like nightingale, like skylark, जो जितने भी पोएट्स ने इनके ऊपर बहुत सारी पोएम्स कंपोज की हैं, तो उनसे भी बेहतर, उनसे भी मेलेडियस, उससे भी ज्यादा रिदमिक, उससे भी ज्यादा स्वीट वॉइस इस लेडी की है। अब इमेजिनेशन देखिए आप, एक्चुअली नाइटिंगेल्स और कुकूज और स्काईलार्क्स और अदर सॉन्ग बर्ड्स हैव बीन ओवर ग्लोरिफाइड, चाहे वो कीट्स के ओड टू द नाइटिंगेल या रॉबर्ट ब्रिजेस की नाइटिंगेल्स हो, या फिर पीवी शैले की ओड टू स्काईलार्क हो, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ खुद की नाइटिंगेल और कुकू हो। लेकिन if we compare the voice of that particular lady to the song of nightingale or other songbirds, it is nothing in comparison with this. What he means to say that no nightingale has ever sang so beautiful a song to the weary means tired band of travelers. Generally यही समझा जाता था कि whenever the nightingale sang, it simply refreshed the tired
ट्रेवलर्स, जो भी राहगीर गुजरते हुए उनके नाइटिंगेल का या कुकू का या फिर स्काईलार्क का सॉन्ग सुन करके उनको बिल्कुल फ्रेश हो जाता, थकान उतर जाती थी। कितनी मेलोडियस होगी वो। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये सॉन्ग इस लेडी का था, द सॉन्ग दैट सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग। सो नाइटिंगेल का सॉन्ग कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट। मोर वेलकम नोट्स, मोर वेलकम नोट्स मतलब रिफ्रेशिंग नोट्स, रिफ्रेशिंग सॉन्ग्स, रिफ्रेशिंग ट्यून्स, रिफ्रेशिंग म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ द टायर्ड बैंड्स ऑफ मीन्स ग्रुप ऑफ टायर्ड ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। शेडी हॉन्ट मतलब क्या है कि वेन एवर दे फेल्ट वेरी टायर्ड दे स्टेड समवेयर, परहैप्स कहीं शेड के नीचे या फिर पेड़ की छाया में जहां से नाइटिंगेल की आवाज आती होगी। वो भी इतना वेलकमिंग नहीं था जितना कि ये सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग। अमंग अरेबियन सेंट्स, अरेबियन सेंट्स मतलब अब यहाँ पे दो तीन तरह की लोकेलिटी मिक्स कर दी यहाँ पे। एक जहां पर स्कॉटिश यानी यूरोपियन सेटिंग्स है, हाईलैंड एरियाज है, और दूसरा क्या है कि कंपैरिजन कहाँ की कि इन अरेबियन सेंट्स जो मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज, वहां पे जो वो सैंडी डेजर्ट एरिया में व्हेन एवर द ट्रेवलर्स फेल्ट वेरी टायर्ड एंड दे हैड टू वेट और टेक रेस्ट एंड इफ दे हैपेंड टू द वॉइस और द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल दे फेल्ट वेरी रिफ्रेश्ड। सो हाउ रिफ्रेशिंग दैट साउंड और द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल मस्ट हैव बीन। However, more melodious than that is the song of solitary reaper of this lady. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. Nightingale तो नाइटिंगेल, कुकू बर्ड जो कुकू है उसकी कोयल की साउंड भी इतनी ज्यादा या वॉइस या सॉन्ग भी इतना ज्यादा थ्रिलिंग, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भरने वाला या इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग नहीं होगा वो सॉन्ग। मतलब कुकू का सॉन्ग, if you happen to hear the song of the cuckoo bird in a spring time, you feel very refreshed, very enthusiastic, you feel very consoled, calmed. लेकिन उससे ज्यादा कामनेस आपको इस लेडी के सॉन्ग में मिलती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स। हेब्रिड्स क्या है? हेब्रिड्स इज एन आर्किपेलागो ऑफ मोर देन 500 आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ स्कॉटलैंड। इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही इज वेरी मच इन डाउट। डाउट क्या है कि he is getting interested in the song and now he is trying to understand what this song could be about। आखिरकार क्या गा रही होगी वो, जब सॉन्ग इतना मेलोडियस है, इतना स्वीट है, इतना रिफ्रेशिंग है, इतना कंसोलिंग है, इतना सूदिंग है और थकान मिटाने वाला है, तो वो अगर उसके वर्ड्स का मीनिंग पता चलता है, इफ वी कुड गेस द थीम ऑफ द सॉन्ग, इट कुड हैव बीन मींस वर्थ वेटिंग फॉर और वर्थ आस्किंग फॉर। यू कुड नॉट आस्क मोर देन दैट। तो यहां पर वो उस रीडर से ही या फिर अपने रीडर से परहैप्स से वो जानने की कोशिश कर रहा है कि यार ओ वुड दैट सम पर्सन वुड टेल मी दैट दिस सॉन्ग इज अबाउट दिस। काश कोई इसको पैराफ्रेज करके या फिर उसको ट्रांसलेट करके मुझे बता देता तो ये कंप्लीट हो जाता, ये एक्सपीरियंस जो था कंप्लीट हो जाता। सो फार द एक्सपीरियंस सीम्स टू बी स्लाइटली इनकम्प्लीट बिकॉज ही इज अंडरस्टैंडिंग or he is feeling, rather he is feeling the thrill of the voice, he is feeling the thrill of the music, he is feeling the sensation of the song or the emotions of the song. However, he is not able to understand what she is actually saying. अगर ये भी पता चल जाता तो it could have been the wholesome experience, ये पूरा complete experience, complete package हो सकता था। However, it is not the case. So he is asking, he is expecting someone to tell. If someone comes to him and tells him that this song is about this, no one will tell what she sings. Perhaps that plaintive number flow, plaintive means the sad song, melancholic numbers यहाँ पे tunes या फिर song, flow for old, यहां पर भी enjambment है, एक यहां पर है, एक next stanza में, यहां पर भी run on line. So will no one tell me what she sings? Perhaps someone could tell me. Perhaps that plaintive numbers flow for old unhappy far off things and the battles long ago. अब now ये जो melodies है और the manner she is singing, उससे एक ही guess work हो रहा है कि शायद
ये जो नंबर्स है, ये सॉन्ग है, दिस सॉन्ग इज अबाउट फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, समथिंग अबाउट द पास्ट, समथिंग अबाउट सम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, द पास्ट लाइफ, चाहे कुछ भी हो सकती है, चाहे वो प्लेसेस के बारे में, टाइम के बारे में. सो परहैप्स इट इज अबाउट द पास्ट, इट इज द रिमिनेशन ओवर द पास्ट हैप्पीनेस और पास्टनेस. और द बैटल्स लॉन्ग एगो, तो या तो उनके बारे में है, या फिर किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में है, या फिर और इज इट सम मोर हम्बल ले. ले मीन्स सॉन्ग, हम्बल मीन्स ऑर्डिनरी और सूदिंग और सिंपल. एक डेलिकेट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग ऑफ सम फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे. वेदर शी इज सिंगिंग समथिंग अबाउट कॉन्करेंट इवेंट, जो उसकी लाइफ में प्रेजेंट चल रहा है, या तो पास्ट के बारे में है ये सॉन्ग, या फिर प्रेजेंट के बारे में है, मीन्स वट एवर इट इज, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर मेलोडियस, मोर स्वीट, मोर एंथ्रॉलिंग, मोर सूदिंग सॉन्ग एवर. अगर इसका सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट पता चल जाते, इट कुड हैव बीन द होलसम एक्सपीरियंस, हाउएवर इट इज नॉट लेस वर्थ वेटिंग फॉर. फैमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, तो ना तो पास्ट का हो सकता है या फिर प्रेजेंट का भी हो सकता है. सम नेचुरल सोरो, या हो सकता है दैट शी इज फीलिंग समथिंग दैट इज पिंचिंग हर. जो भी नॉर्मल स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, हो सकता है शी इज एक्सप्रेसिंग द सोरो ऑफ दैट स्ट्रगल्स दैट शी इज फेसिंग, हो सकता है उसका. सम लॉस, परहैप्स शी हैज लॉस्ट समथिंग. लॉस मीन्स पर्सनल लॉस, द लॉस ऑफ समवन डियर एंड नियर वन, तो उसकी याद में शायद वो गाना गा रही है. या फिर शी इज फीलिंग पिंच्ड विद सम पेन ऑफ समथिंग दैट इज इंसेसेंटली टारगेटिंग हर और टीजिंग हर. जो पेन है वो शायद उसको सता रहा है, बार बार सता रहा है, तो शायद वो पेन का एक्सप्रेशन ही इस सॉन्ग के फॉर्म में निकल रहा है. दैट हैज बीन और मे बी अगेन, या तो पेन है मतलब इट इज अबाउट द फियर दैट मे हैपन इन हर लाइफ दैट इज बीइंग रिजल्टेड इन द सॉन्ग, और इट इज अबाउट द पेन दैट शी हैज ऑलरेडी सफर्ड, या तो जो हो चुका है उसके लाइफ में, उसका जो पेन अभी रह गया है, जो एहसास रह गया है, वो एहसास इस सॉन्ग के फॉर्म में निकल रहा है. या फिर कोई एक ऐसा डर है, अनबिडन टाइप का एक डर है, एक इनएक्सप्लिकेबल एक डर है, जिसको कि पता नहीं, उसको समझा नहीं पा रही है कि वो क्या है. सो इट इज ऑल्सो गेटिंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दैट सॉन्ग. दीज आर सम ऑफ द गेस वर्क्स, जो भी पोएट को लग रहा है कि द सॉन्ग कुड बी अबाउट दीज थिंग्स. व्हाटएवर द थीम द मेडन sang, मेडन अब दोबारा से इसको क्या कहा है, वही जो रीपर है. व्हाटएवर द थीम, द सब्जेक्ट मैटर कुड बी एनीथिंग, इट इज इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. जो भी है, जो भी रीजन है, या जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर है, जो भी है, लेकिन इससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और ये एक एवरलास्टिंग यूनिवर्सल अपील लिए हुए सॉन्ग है. ऐसा लग रहा है कि मतलब यू कीप लिसनिंग टू द सॉन्ग दैट शी इज सिंगिंग, और शी कीप्स ऑन सिंगिंग दैट सॉन्ग. आपको फील हो रहा है कि आप उसको बस सुनते चले जाओ और वो उसको सुनाती चली जाए टिल द इटर्निटी हो जाए, एंड देन दिस वर्ल्ड में डाई, let it be, however the song must continue. You keep listening to this song, she keeps expressing this song. तो ये है. I saw as if her song could have no ending. I saw her singing at work and over the sickle bending. ये this is the phenomenal expression. जो phenomenal experience है कि I saw her doing the work in the farm and at that time she was singing. Let it be. She was singing when she was reaping. She was singing when she was cutting. Sickle means the tool with which we cut the crop. मतलब whatever she is doing in the work, in the field, she is enjoying herself with the song. एक अकेले आदमी के लिए सिंगिंग से बढ़िया कोई रिफ्रेशमेंट नहीं होता. When or you must have also done this thing often enough. Whenever you are happy or you are alone and happy. So you keep singing. Whenever you are alone and then sad, you also feel like singing. हो सकता है कि वो आपके उस उदासी को कंपेंसेट करता है. या लिसनिंग टू द सॉन्ग, लिसनिंग या फिर सिंगिंग. बाथरूम सिंगर हर कोई होता है. यू फील अलोन एंड देन यू फील द वाटर, द स्प्लैश ऑफ द वाटर ऑन योर बॉडी, एंड देन यू फील रिफ्रेश्ड, एंड एट द टाइम यू कीप सिंगिंग. तो वो भी करते हैं.
तो यहाँ पे वट एवर शी इज डूइंग, शी इज एंजॉइंग हरसेल्फ विद द सॉन्ग दैट शी इज डूइंग. तो वो आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब कंप्लीटली एंथ्रॉल्ड. यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ हिमसेल्फ, सॉन्ग सुनते हुए मतलब मंत्र मुग्ध होकर के. ही कुड नॉट सेंस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. Once he was listening to the song, he was completely engrossed in the song. पूरी तरीके से खो गया उस सॉन्ग में. He could not sense what is happening. So I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. और ये एहसास भूल गया that I was also continuing. I was going up. While I was going up, I kept carrying the song with me. The sense of the song was with me, even though I passed that lady. वो song बस passing, it was a passing experience. I stopped there, I listened to the song, I felt very refreshed and soothed and calmed and comforted. I was transported in the song itself, and I was so engrossed that when I kept going, I could not realize that I left that lady behind. शायद पीछे छोड़ दिया उसको. क्यों? क्योंकि वो अब लेडी का एहसास नहीं, द सॉन्ग ऑफ दैट लेडी, वो मेरे साथ इतना था कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि वो कब पीछे रह गई, और उस सॉन्ग को मैं उसका एहसास अपने दिल में लेकर के आगे बढ़ता चला गया. अगर वो एक स्टोरी के फॉर्म में होता, वर्ड समझ में आते, तो वर्ड्स जब तक सुनाई आ रहे थे तब तक वो वहां पे उसको एहसास रहता है दैट ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग. सिंस ही वाज फीलिंग द मेलोडी, ही वाज feeling or enjoying the rhythm of the song, he was enjoying the emotions of the song rather than the words. So उस emotion से और उस music से अपने आप को connect कर लिया, और connect इतना कर लिया that he could not realize that he has left it behind. So as I mounted up the hill, as I went up the hill, mounted मतलब went up the hill, I kept the music in my soul. It immersed in my soul. I kept this music along with me. Until it was heard no more. बहुत देर बाद एहसास हुआ कि now I am not able to hear anything. Perhaps I have left her quite behind. So this is all about this poem. अब इनकी poetic theory से इस poem को आप अप्लाई करने की कोशिश करिए तो वो that poetry is an spontaneous overflow of powerful feelings. It is recollected in tranquility. It is the expression of the songs recollected in tranquility. He had this experience somewhere in 1803. He composed this poem. Perhaps when it was published, we can assess that it was composed in the same year. So it was composed or published in 1807. तो वो जो 4 year का गैप था, उन 4 years गैप में बाद में उसने फील किया होगा. Sometimes he must have been sitting idly, and then he must have remembered it. उसने सोचा होगा, याद किया होगा, और उस म्यूजिक को जब फील किया था उसको दोबारा से बैठे बैठे फील कर रहा है. फील करने के बाद में जो इमोशंस उसके अंदर आ रहे हैं, ये पोम इज द रिजल्ट ऑफ दैट इमोशन. रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, व्हेन ही इज क्वाइट पीसफुल, ही इज एंजॉयिंग हिज सॉलिटरी स्टेट, जो बिल्कुल अकेलापन को एंजॉय कर रहा है, वहां पे उसको याद आया कि समटाइम्स बैक I heard a song of that lady. I could not understand what she was singing, but however the music was no less than a complete experience. तो वो उसका एहसास अब यहाँ पे हो रहा है, उसको वो एंजॉय कर रहा है, और जो इमोशंस आ रहे हैं उस इमोशंस को ही इस पोम के थ्रू उसने कंप्लीट कर दिया. वो इमोशंस हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर पोम. तो ये उस पोम वर्ड्सवर्थ की जो थियरी है उस थियरी को भी अप्लाई करती है. सो दिस इज all about this poem. Hopefully you understood everything of this poem. If anything you want to ask me, you can comment in the comment box, or if you have not subscribed to the channel so far, so make it as a point to subscribe to this and like and share, and stay tuned for the next video. Thank you so much.